दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राष्ट्रीय पाठचर्या नीति 2005 से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन सी-टेट और टेट के एग्ज़ाम्स में आते हैं और कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन जो है सी-टेट के एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा इससे पहले या फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि इस टॉपिक से कम 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पेडागॉजी के रूप में आपको देखने को मिलते हैं और इस बार भी ये पक्का आएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या नीति 2005 में जो बालकों की शिक्षा के लिए चीज़ें बताई गई हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं, उनको समझने के लिए आपको इसकी नीति समझनी होती है, अर्थात बालक को क्या ज़रूरत है और क्या उसको सिखाना चाहिए। अगर आप उसकी नीति को पढ़ लेंगे और उस बिंदुओं को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ज़रूर अच्छे से अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो यही हम आपको यहाँ पे नीतियों से अवगत कराएंगे और इनके बिंदुओं को बताएंगे कि क्या राष्ट्रीय पाठचर्या नीति 2005 में बताया गया है बालकों की शिक्षा के लिए, जो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के प्रमुख बिंदु। तो देखिए, एनसीएफ 2005 के प्रमुख बिंदु की बात कीजिए तो ये नीचे बताए गए हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि जब भी आपसे राष्ट्रीय पाठचर्या के रूप में कोई क्वेश्चन करे तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए, बिना बोझ के सीखना या बिना बोझ के बच्चों को समझाना या बताना। मतलब ऐसी शिक्षा बच्चे को दी जाए जिससे उसको बोझ न लगे, वह स्वयं अवगत हो और स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है कि बच्चे को बिना बोझ के या बिना किसी दबाव के सिखाना। बच्चा जिस चीज़ में या फिर जिस टाइप के अध्ययन में अपनी रुचि रखता हो उसके अध्ययन के लिए उसको स्वतंत्रता देना। ठीक है, तो बिना बोझ के सीखना या फिर शिक्षा जो है बिना बोझ के लर्न करना ही इस एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य था या प्रमुख सूत्र कह सकते हैं आप। देखिए, इससे रिलेटेड सी-टेट 2023 में जो जनवरी में, ये दिसंबर है, यहाँ पे आप जनवरी 9 जनवरी कर लीजिएगा। तो 9 जनवरी के पेपर में यह राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 से प्रश्न आया था। और कैसा प्रश्न था आप देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा कैसी होनी चाहिए। अर्थात यह प्रश्न कर रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पे गणित की कक्षा होती है उसमें परिचर्चा अर्थात बच्चों को जो सिखाया जाता है, अध्ययन कराया जाता है, वह कैसा होना चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए थे आपके कि प्रकृति में उपदेशात्मक, अर्थात प्रकृति में जो बच्चा सीखता है सामान्य जन से या फिर जो अपने नेचर से सीखता है उसे उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, या केवल कक्षा में सीखी हुई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित, या फिर जो गणितीय अवधारणाएं जैसे कि बच्चे को भिन्न सिखाया जा रहा है, जोड़ सिखाया जा रहा है, घटाना सिखाया जा रहा है, केवल उसके आधार पर सिखाना चाहिए, या फिर संदर्भ आत्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित। देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया कि संदर्भ आत्मक एवं बच्चों के जीवन पर आधारित, और यही देखिए मुख्य उद्देश्य भी है जो हमने आपको ऊपर बताया हुआ है कि बिना बोझ के सीखना या बिना बोझ के सिखाना। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि संदर्भ आत्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित, मतलब जैसा बच्चा सोचता है या फिर बच्चे की जैसी रुचि है और जैसा बच्चे का अनुभविक आधार है उसके आधार पर हम उसको शिक्षा देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका, थर्ड ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि गणित की पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान पर केंद्रित, अर्थात जिस प्रकार से समाधान किया जाता है गणित के समस्याओं का, गणित के सवालों का, और जो उनमें सूत्र लगाए जाते हैं, फॉर्मूले लगाए जाते हैं, उनके आधार पर आप उनकी पर चर्चा कराएंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित। देखिए, जब यहाँ पे आपको देगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, तब आप इस बात को लागू करेंगे। अगर यह यहाँ पर नहीं देता है, मान लीजिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 अगर नहीं देता है, कुछ और देता है, या फिर सामान्य ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है, तब वहाँ पर बात अलग हो जाएगी। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की बात आती है तो
जो मैंने बताया कि बच्चे को उसके जीवन के अनुभव के आधारित सिखाना या फिर उसके अनुसार जो उसकी अपनी स्वयं की रुचि है उसके अनुसार सिखाना ही इस राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का जो है उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके हम कई बिंदु आपको दिखाते हैं या फिर आप इन बिंदुओं पर समझते हैं तो इस कंसेप्ट को आप पूरी तरह से समझ जाएंगे और इस प्रकार जैसे भी क्वेश्चन आप में पूछे जाते हैं आपके पेपर में आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलते हैं इनके बिंदुओं की ओर। ठीक है, पहला बिंदु, इस पाठचर्या की संरचना में पर्यावरण शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की जो शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वो इसलिए क्योंकि बच्चा जैसे कि एक बालक है वो हमेशा अपने आसपास की वस्तुओं को देखता है, उनको एनालाइज करता है, उनके बारे में ज्ञान लेता है, उनके बारे में सोचता है, उनकी संरचना के बारे में सोचता है, तो जिससे वह अपने आसपास की वस्तुओं से आकर्षित होता है। इस शिक्षण नीति के द्वारा जो बताया गया है कि नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग पर बल दिया गया कि नवीन शिक्षण विधियां जिससे बच्चों का तेजी से विकास हो सके उस पर बल दिया गया है। इस नीति के अनुसार बाल केंद्रितता को महत्वपूर्ण स्थान, जो मैंने सूत्र में भी आपको बताया था कि बाल केंद्रितता मतलब बच्चे के लिए कौन चीज़ सर्वोपरि है, कौन सी ऐसी अध्ययन प्रक्रिया या फिर अधिगम प्रक्रिया जो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकती है, उसको महत्वपूर्ण स्थान देना ही इस नियम का या फिर इस नीति का महत्वपूर्ण योजना है। छात्रों का सर्वांगीण विकास पर बल, जैसा कि मैंने बताया कि छात्रों का सर्वांगीण विकास मतलब बताया कि उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और अभी से अध्ययनरत अगर छात्र है तो उसका भी विकास सब कुछ सम्मिलित होना चाहिए। पांचवा, आपका नवीन तकनीकी के प्रयोग को मान्यता, जैसे आजकल की शिक्षा में जितने भी नवीन तकनीकी आ गए हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से या फिर ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से बच्चों को नई तकनीकी के अनुसार सिखाया और पढ़ाया जा रहा है, तो यह नीति जो है इसका भी समर्थन करती है। आगे क्वेश्चन है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और प्रावधान, जब लगे कि बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन करना है तो परिवर्तन भी किया जाता है इस नीति के अनुसार। पाठ सहभागी क्रियाओं को अनिवार्यता, पाठ सहभागी क्रिया मतलब शिक्षा के अलावा जितने भी खेल कूद, शारीरिक कूद या फिर संगीत की क्रियाएं, इनमें भी बच्चे को सम्मिलित होना अनिवार्य है। शिक्षा को व्यासोन्मुख बनाने का प्रयास, व्यासोन्मुख, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता भी है इस पॉइंट से कि व्यवसाय उन्मुख मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को व्यवसाय के प्रति आकर्षित करे, व्यवसाय के बारे में उसको सिखाए, व्यवसाय के बारे में जानकारी दे और व्यवसाय को कैसे बनाया और आगे ले जाया जा सकता है उसके बारे में जानकारी प्रदान करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए इस नीति के अनुसार। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, इस शिक्षा नीति के द्वारा बताया गया कि मानसिक स्तर मतलब बच्चे का जिस प्रकार का मानसिक स्तर है, जिस प्रकार की बुद्धि लब्धि में है, उस प्रकार का उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। अर्थात कक्षा 1 का अगर छात्र को अगर पहाड़ा गिनती नहीं आता है या फिर उससे भी नीचे स्तर का है तो उसका जो है पाठ्यक्रम ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि वह उसको पहले सीख सके। तो बच्चे के पाठ्यक्रम को उसके मानसिक स्तर के अनुसार निर्धारण करना है। गुणवत्ता आयाम में बालकों के लिए संरचित अनुभव व पाठ्यक्रम, गुणवत्ता आयाम से आधारित है कि बालक किस परिस्थिति में या फिर किस स्थिति में अध्ययन कर रहा है या फिर किस प्रकार की उसके लिए अधिगम का डिजाइन किया गया है और किस प्रकार से उसका जो मानसिक
बार थोड़ा सा व्यवधान हो गया था, तो डिस्कस कर रहे थे 10वें पॉइंट की तरफ कि गुणवत्ता आयाम में बालकों के लिए संरचित अनुभव व पाठ्यक्रम। देखिए, इससे तात्पर्य है कि जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है बच्चों के लिए, वह एक अनुभवी शिक्षक या अनुभवी व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, जो बालक के लिए सर्वोत्तम हो। उस प्रकार की अधिगम की व्यवस्था की जानी चाहिए, उस प्रकार के अधिगम की संरचना करनी चाहिए। ठीक है, इस नीति के अनुसार ये बताया गया। 11वां जो बिंदु है, शांति शिक्षा के बढ़ावा महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी। देखिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें शांति स्थापित करने की बात की गई हो, महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की बात की गई हो, महिलाओं के सम्मान की कैसे सम्मान करना है, उनके प्रति कैसे आदर का भाव रखना है, इसकी जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली में सुधार का आयोजन। परीक्षा प्रणाली मतलब जो भी परीक्षा आयोजित की जाती है, परीक्षा कार्यक्रम होते हैं, अगर उसमें कोई भी त्रुटि है तो उसमें सुधार होना चाहिए। सतत व व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपने कई बार सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हुआ है जो बच्चे की मानसिक और उसके अधिगम की स्थिति को मापन किया जाता है। जैसे बालक के अध्ययन का पता लगाया जाता है कि बालक कितना पढ़ा, कितना जानकारी ले चुका है, जो भी शिक्षक ने उसको शिक्षण किया हुआ है उसकी कितनी जानकारी उसके पास है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना। शिक्षण जो अधिगम है ऐसा होना चाहिए कि बच्चे में जो है, बच्चों में तार्किक चिंतन मतलब किसी गंभीर विषय या फिर किसी विषय पर सोचने की में क्षमता होनी चाहिए और समस्या समाधान करने की भी क्षमता होनी चाहिए। मतलब कोई समस्या अगर उसके सामने आती है तो बालक इस प्रकार से उसका समाधान करेगा, ऐसा गुण इसमें होना चाहिए। बालकों के ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। देखिए, इस शिक्षा नीति द्वारा ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पेपर में आता है कि बालकों के ज्ञान को विद्यालय के बाहरी ज्ञान से जीवन से जोड़ना। विद्यालय के बाहरी जीवन विद्यालय के बाहरी जीवन देश हो सकता है, देश के प्रति प्रेम हो सकता है, परिवार के प्रति प्रेम हो सकता है, संस्कृति सभ्यता के प्रति लगाव हो सकता है, और व्यक्ति का विचार और नैतिक जो है शिक्षा, यह सब जो है बाहरी जीवन, विद्यालय के बाहरी जीवन से तात्पर्य है। तो बालक को ऐसा ज्ञान दिया जाए जो बालक स्कूली विद्यालय ज्ञान के साथ साथ बाहरी जीवन का जो ज्ञान है उन दोनों के मध्य जो है संबंध स्थापित करके आगे बढ़े। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ये सुनिश्चित करना। देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए, ये जो बिंदु हम पढ़ा रहे हैं ना, ये बिंदु ही आपके पेपर में प्रश्न भर कर आएंगे। ठीक है, यही चीज़ें देगा। और ये देने के बाद पूछेगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति जो है यह क्या बताना चाहती है, और उसमें आपको यह पॉइंट देखने को मिलेगा। तो यह बताया गया है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो। इनका मानना है कि भाई पढ़ाई जो है रटंत नहीं होनी चाहिए, बच्चे को जो है सैद्धांतिक और पूर्ण रूप से विस्तृत ज्ञान दिया जाए। बालकों की चौमुखी विकास आधारित पाठचर्या मतलब पठन पाठन क्रिया ऐसी होनी चाहिए जो बालक चौमुखी या सर्वांगीण विकास करे, जिसके हमने ऊपर बात की भी। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। तो समस्त विद्यार्थियों के समावेशी मतलब सभी आपस में भाईचारे से रहें, सभी आपस में मिलजुल कर रहें। इस प्रकार का वातावरण जो है विद्यालय में या फिर कक्षा में होना चाहिए। गणित की बेहतर शिक्षा का हक हर बच्चे को होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। देखिए जी बिल्कुल, देखिए गणित में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति 2005 से। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई गणित जो है बेहतर तरीके से बच्चे को समझाना या फिर पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे की समस्या समाधान विधि को अच्छे से पढ़ाया जाए, जिससे वो समस्या का समाधान अच्छी तरह से कर सके। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिया जाए, जिससे बच्चे में सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्रता आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित हो सके। देखिए सामाजिक विज्ञान का ऐसा उस पर प्रभाव डाला जा सके, ऐसी शिक्षा दी जा सके जैसे बच्चा सही गलत में फर्क निर्णय
निर्णय कर सके, और सामाजिक मुद्दों पर जैसे कि पारिवारिक हो गया, राजनीतिक हो गया, संस्कृति हो गया, इन सब मुद्दों पर बच्चे का जो दृष्टिकोण है वो आलोचनात्मक स्वतंत्र अर्थात न्यूट्रल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैसा होना चाहिए, और वह चीज़ों को समझ सके। विभिन्न कलाओं जैसे संगीत, नृत्य तथा कला, मिट्टी की कला आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, ये भी है। उसके बाद आते हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को विद्यालय शिक्षा का अनिवार्य भाग बनाना। तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को विद्यालय शिक्षा का अनिवार्य भाग बनाना। देखिए इनके अनुसार भी जो स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा है इसमें विद्यालय शिक्षा में जोड़ना चाहिए। विद्यालय में बच्चे को किताबी ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देना जरूरी है। बच्चों को चरमुखी विकास के अवसर दिए जाए, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञान की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर हो। देखिए ये प्रश्न आता है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है यह प्रश्न, तो इनके द्वारा कहा गया कि भाई शिक्षण सूत्र से ज्ञात से अज्ञान की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब बच्चे को पहले आप चीज़ों को दिखाकर बताकर ज्ञान दें, उसके बाद फिर बच्चा जो है अपने से मानसिक रूप से जो ज्ञान लेता है, जो अपने हित के लिए सोचता है, अमूर्त ज्ञान जिसको हम कहते हैं, जो बच्चा विजुअलाइजेशन करता है अपने दिमाग से, वो अमूर्त ज्ञान होता है। तो अज्ञान से ज्ञात से अज्ञान की ओर लिया जा सकता है। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। जी बिल्कुल, सूचना और ज्ञान में अंतर होता है, आप सभी को पता है। ज्ञान जो है इसका क्षेत्र बड़ा होता है, सूचना का स्तर छोटा होता है। सूचना मतलब किसी भी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पे या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना होता है, जबकि ज्ञान की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। किसी चीज़ के अनुभव और किसी चीज़ के बारे में लंबी जानकारी जो होती है, या फिर किसी चीज़ के या फिर किसी अधिगम के बारे में आपके दिमाग की जो है स्वतंत्र रूप से टिप्पणी आप कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए आपका जो ज्ञान भंडारण है वह ज्ञान के अंतर्गत आता है। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी पुस्तक की शिक्षा व्यवस्था की असफलता ठीक है। ये भी देखिए प्रश्न सीधे पेपर में पूछता है कि विशाल पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, मोटी पुस्तकें नहीं होनी चाहिए, बच्चे के लिए जो जरूरी है वैसी शिक्षा प्रदान की जाए। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में परिवर्तन आवश्यक है। जी बिल्कुल, अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। जी बिल्कुल, देखिए इसके द्वारा बताया गया कि अभिभावकों को अपने बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए। बच्चे अपने अनुसार सीखते हैं। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को बनाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए बच्चों पे बार बार शांत रहने के लिए डांटा ना जाए। इनके अनुसार कि बच्चों को बार बार शांत रहने के लिए डांटा ना जाए। बच्चे में बच्चों में या फिर क्लास में या कक्षा में खुशी का माहौल बना करके रखा जाए। बार बार डांटना सही नहीं है। दंड, सजा, पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। चाहे यदि आप दंड दे रहे हैं या फिर पुरस्कार दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं या फिर पुरस्कार दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, पुरस्कार देना चाहिए, इसको औसतन रखें। ना ज़्यादा दंड दें और ना ज़्यादा पुरस्कार दें, जिससे बच्चे संतुलित रहें। एक कल्पना व मौलिक लेखन के अधिक अवसर प्रदान करना। खेल को आनंद व सहमुखता की भावना के लिए खेला जाए। पुस्तकालय में बच्चों में स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। जी बिल्कुल, शिक्षकों को शैक्षणिक संसाधन नवाचार आदि समय से पहुँचाया जाए। खुली पुस्तक परीक्षा, देखिए ये पेपर में आया हुआ था कि खुली पुस्तक परीक्षा और सामूहिक कार्य मूल्यांकन का सुझाव से एक प्रश्न आया हुआ था सीटेट में। तो खुली पुस्तक, देखिए इनका मानना है कि बच्चे को जब बच्चा एग्जाम में जाता है तो उसके पिछले जो नोट्स तैयार किए गए हैं उसकी खुली पुस्तक उसके सामने होनी चाहिए और उसके आधार पर परीक्षा में उत्तर लिखे। बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए। इनका मानना है कि बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा जिसको कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। जी बिल्कुल, ये जरूरी है। इनका मानना है कि भाई मातृभाषा जो बच्चे के बचपन की भाषा है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा, हिंदी आप कह सकते हैं, और अंग्रेजी जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसको सम्मिलित किया जाए। एक और महत्वपूर्ण है, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक वैकल्पिक होनी चाहिए, मतलब वैकल्पिक हो, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ना दिए जाएँ। और देखिए आखिरी जो 2 पॉइंट है, ज्ञान स्थायी तथा दिया जाता है तथा ज्ञान विकास होता है और इसकी संरचना होती बात की गई, मतलब ज्ञान जो है स्थायी होना चाहिए। यह सिर्फ 2005 करके सीखने पर बल दिया जाता है, यह सीखने पर बल देता है, यह बच्चों के सीखने